लोग एमटीपी कर रहे थे। यस मैम। चलिए, ये सारा चीज तो आपको पता है, सारा कुछ तो आप एक्सप्लेन कर ही दिए थे। यूटीपी, आरटीपी। देखिए, एमटीपी में और कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन वाली बात होती है। ठीक है, मतलब मोनोपोली क्रिएट कर देना। तो 4-5 जन मिल करके अपना मनमाना प्राइस सेट कर रहे हैं, कस्टमर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं और जा सकते नहीं है, क्योंकि कोई और प्रोडक्ट वो बेचता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुणाल भी आ ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करते हैं। तो ये सर्टेन लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि और क्या क्या करते हैं। एक तो प्राइस फिक्स करते हैं, इसके अलावा मैंने बताया था क्वांटिटी भी फिक्स कर लेते हैं, है ना। लास्ट क्लास या सेकंड लास्ट क्लास में मैंने जब बताया था कि जैसे 3-4 मान लीजिए कोला वाली कंपनी जितनी है, कोक वाली कंपनी जितनी है, वो सब मिल करके यूनिट भी सेट कर लिए कि 100 बॉटल से ज्यादा हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइस भी सेट कर लिए, 20 रुपए से कम कोई नहीं बेचेगा। ठीक है, ये सब क्या हुआ, मोनोपोली बनाना। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट करना। तो वही एमटीपी के अंदर वो कैटेगराइज किया गया है। जो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को या लिमिट कर रहे हैं। कंट्रोलिंग का बेसिकली यहाँ पे मतलब है लिमिट कर देना। ठीक है, तो लिमिट कर देंगे तो ऑब्वियसली ऑप्शन बचेगा नहीं, मनमाना जो प्राइस मांगा जाएगा, जरूरत वाली अगर चीज है तो देना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब का प्राइस बढ़ता है तो हम लोग को देना पड़ता है ना। गाड़ी चलाना है, बाहर जाना है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जो प्राइस वो मांगते हैं देना पड़ता है कि नहीं। कुणाल, हम लोग एमआरटीपी डिस्कशन कर रहे हैं। एमआरटीपी चैप्टर में 2 हम लोगों का हो चुका है, आरटीपी और यूटीपी। ठीक है, और आज हम लोग कर रहे हैं एमटीपी। यूटीपी हो गया मैम पूरा? हाँ, यूटीपी भी हो गया। ब्रीफ में कर देती हूँ। देखिए, एमआरटीपी का फुल फॉर्म पता है कुणाल? मैम एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिसेस। तो 4 ऑब्जेक्टिव इसका है बेसिकली। ठीक है, प्रोहिबिट करना 4 चीज को। क्या 4 चीज है वो? एक तो यूटीपी, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता क्या है? किसी भी तरीके का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, चाहे गुड्स में, चाहे सर्विसेज में, चाहे गारंटी में, चाहे वारंटी में। प्रोडक्ट के बारे में आप जो फीचर बता रहे हैं वो फीचर है नहीं, ये सब आ जाएगा आपका यूटीपी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को प्रोहिबिट करना था एमआरटीपी का काम। दूसरा, आरटीपी को प्रोहिबिट करना। अब आरटीपी मतलब किसी भी तरीके से, आप आरटीपी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम लोग? किसी भी तरीके से कोई भी चीज को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे जो मान लीजिए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ हम ही को देगा और किसी को नहीं देगा। सर्टेन सप्लायर है, आप एज एन सप्लायर सिर्फ मेरे को ही सप्लाई करेंगे और किसी को सप्लाई नहीं करेंगे। एसोसिएशन बना लेंगे, जो नन मेंबर्स हैं उसको हम देंगे ही नहीं, सिर्फ अपने मेंबर्स को देंगे। ठीक है, किसी भी तरीके, फिर जो आपका कैपिटल फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये सब आपका आ जाएगा आरटीपी के अंदर। ठीक है, और तीसरा आपका था मोनोपोली, जो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस क्या हो गया कि किसी भी तरीके से सब लोग मिल करके प्रोडक्शन लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन को लिमिट कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? मोनोपोली क्रिएट हो रहा है मार्केट में, कस्टमर्स के पास ऑप्शन नहीं बच रहा है कहीं और जाने का। ठीक है, दैट इज मोनोपोली, उसको प्रिवेंट करना। फिर एक और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। ठीक है, किसी एक के हाथ में ज्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं दे देना, इस चीज को भी रोकने पे ज्यादा फोकस किया गया। यानी एक जन है जो अंबानी बने जा रहा है और बाकी लोग जितने हैं वो पुअर के पुअर हो जा रहे हैं, और बल्कि और गरीब हो जा रहे हैं। ठीक है, बस एक बंदा है जो अमीर हो जा रहा है, सारा कॉन्सेंट्रेशन उसी के हाथ में आ गया। ठीक है, सारा पावर पैसा उसी के हाथ में है, बाकी सब लोग गरीब है, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी ना इससे। तो ये 4 ऑप्शन है जो प्रिवेंट करता है आपका एमआरटीपी। ये चीज अब एक्शन में अब नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस में। इसको रिपील कर दिया गया है कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, अब ये नहीं है एग्जिस्टेंस में, ये पहले था, लेकिन चूंकि ये बेस है इसीलिए हम लोग को ये जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एमआरटीपी से क्वेश्चन अभी भी आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एमटीपी। क्लियर है? कंटिन्यूशन में आ जाए कुणाल। यस मैम। देखिए, और क्या क्या ये लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है एमटीपी के अंदर, और क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है कि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं प्रोडक्शन को, सप्लाई को, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को या सर्विसेज को,
और फिर इसकी वजह से हम लोग प्राइस मेंटेन कर पा रहे हैं, मेंटेनिंग प्राइस ऑफ गुड्स और चार्ज और सर्विस एट एन अनरीजनेबल प्राइस। ठीक है, अब सब कुछ लिमिट कर दिए तो अनरीजनेबल प्राइस, हम मनमाना प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा एमटीपी के अंदर। फिर सेकेंड पॉइंट में हम किस गलत तरीके से प्रिवेंट कर रहे हैं कंपटीशन को। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का टेक्निकल डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलाउइंग क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू डिटोरिएट, जो क्वालिटी और सर्विसेज है वो डिटोरिएट करके दे रहे हैं, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो दे रहा है वो लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर कोई दूसरा है नहीं देने वाला। ठीक है, तो हम लोग प्राइस भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी कम कर दे रहे हैं, फिर जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है वो कर नहीं रहे हैं, फिर जो क्वालिटी है इवन वो तक डिटोरिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अनरीजनेबल इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर लिए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज होना और चार्जेस फॉर एनी सर्विस, कि कोई सर्विस के लिए भी आप चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, जो चीज ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जैसे बैंक में कहीं सर्टेन सर्विस के लिए आपसे चार्ज लिया जा रहा है, एटीएम दे रहा है चार्ज ले रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कुछ कुछ है जो कि चार्ज देना होता है, लेकिन कुछ कुछ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब सबके बदले आपसे चार्ज ही लेना शुरू करेगा। आई मोबाइल मतलब कुछ भी आप ऑनलाइन पोर्टल यूज कर रहे हैं, सर्टेन किसी का ऐप यूज कर रहे हैं किसी बैंक का, तो चार्ज ले रहा है। तो ये सब थोड़ा जरूरत से ज्यादा अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि देखिए हर जगह अनरीजनेबल वर्ड है, तो अनरीजनेबल मतलब वही हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अगर हो रहा है तो। फिर प्रॉफिट रेज कर रहे हैं हम, ठीक है, अनरीजनेबली राइजिंग द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस, देन अगेन एमटीपी के अंदर। फिर किसी भी तरीके का अनफेयर और डिस्ट्रप्टिव मेथड हम यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस और प्रिवेंट कंपटीशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो भी एमटीपी के अंदर। ठीक है, एमटीपी समझने के बाद यहाँ पे लिखा है इफ एमटीपी एमआरटीपी कमीशन, कमीशन कौन है कुणाल? नहीं पता मैम। कुछ भी अगर अनफेयर मीन होता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट कोई पकड़ा जाता है तो कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना उसको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए, है ना? तो वो चेक करने का जिम्मा है एमआरटीपी कमीशन का। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है इफ एमआरटीपी कमीशन रिपोर्ट्स दैट द ट्रेड प्रैक्टिस इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द फॉलोइंग, यानी बताया जा रहा है बेसिकली कि एमआरटीपी कमीशन का पावर क्या क्या है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी अगर देखा जाएगा कि कोई ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहा है, तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले एक्शन प्रोडक्शन रेगुलेट करने की बात होगी, सप्लाई, स्टोरेज और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन फिक्सिंग टर्म ऑफ सेल, सेल्स प्राइस एंड सप्लाई, ये सारा फिक्स कर लेते हैं। जैसे ये आपका फार्मर्स लोग का होता है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी, ठीक है, गवर्नमेंट सेट कर देती है ना अगर ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है तो सेम वे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी प्रोडक्शन भी रेगुलेट करने के लिए, सप्लाई भी, स्टोरेज भी। ठीक है, ये सारा रेगुलेट फिर करना शुरू कर देगी आपकी गवर्नमेंट। फाइन, अब सेकेंड है प्रोहिबिटिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम रिसोर्टिंग टू सच प्रैक्टिस। ठीक है, अगर वो इलीगल कुछ काम कर रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है तो सर्टेन अंडरटेकिंग यानी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए बोल दिया जाएगा वो ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रेड करने दिया नहीं जाएगा। फाइन, सेकेंड क्वालिटी फिक्स कर दिया जाता है, अगर ऐसा पकड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के हित में नहीं हो रहा है तो क्वालिटी भी फिक्स कर देते हैं हम लोग कि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। सोना खरीदना है हॉलमार्क को ही देख करके करेंगे, अगर ऐसे लोकल है तो मत खरीदिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्वालिटी फिक्स कर रहे हैं, क्वालिटी फिक्सिंग, फिक्सिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर गुड्स। फिर है डिक्लेयरिंग सम टाइप ऑफ एग्रीमेंट एज अनलॉफुल। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसको हम अनलॉफुल डिक्लेयर कर देंगे। अनलॉफुल हो गया मतलब आप आगे कर ही नहीं सकते। ठीक है, आस्किंग एनी पार्टी टू कैंसिल द होल और अ पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट है तो आप अग्रीमेंट को कैंसिल करिए, अगर पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही फॉल्स है तो पूरे एग्रीमेंट को ही आप हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। फाइन, नेक्स्ट वन इज रेगुलेट प्रॉफिट दैट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। ठीक है, अनरीजनेबल प्रॉफिट कोई भी नहीं कमा सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट को भी रेगुलेट करने का ऑर्डर पास हो जाएगा। ठीक है,
और लास्ट वन इज रेगुलेट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबकी क्वालिटी एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सारा ऑर्डर पास करती है आपकी गवर्नमेंट। अब इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी बाय कमीशन। अब इंक्वायरी जो बैठाएगी कैसे करेगी? द कमीशन कैन इंक्वायर इनटू एनी रेस्ट्रिक्टिव, अनफेयर और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। कब करेगी? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी कस्टमर और कंज्यूमर एसोसिएशन। ऑब्वियसली कोई अगर कंप्लेन कर रहा है कि ये गलत काम हो रहा है मार्केट में, तो पहला तब इनिशिएशन लेगी। सेकेंड, ऑन रेफरेंस मेड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय DGIR। अब ये DGIR कौन है? ये गवर्निंग बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए जहां कर्सर मूव हो रहा है, DGIR का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ये दो गवर्निंग बॉडी है। तो MRTP कमीशन तब जाएगी जब आपका डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेट करके इसको देंगे तब, यानी इनिशिएशन जो लिया जाता है वो DGIR के द्वारा ही लिया जाता है, डायरेक्टर जनरल ही इनिशिएशन लेंगे, ठीक है। फिर वो यहाँ पे देखिए, पहले डायरेक्टर जनरल देख लीजिए, दो गवर्निंग बॉडी MRTP के, एक MRTP कमीशन और दूसरा डायरेक्टर जनरल। क्या है उनका फंक्शन? The central government has also appointed a Director General of Investigation and Registration. The main function of Director General is to make preliminary investigation. यानी सबसे पहले कमीशन नहीं जाती है आपकी, डायरेक्टर जनरल जाती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन उनका करना होता है जिम्मा, ठीक है, बिफोर एन इंक्वायरी बाय द MRTP कमीशन। MRTP कमीशन से पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल करती है। एंड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है, जो रजिस्टर मेंटेन करना होता है वो रजिस्टर मेंटेन करती है, क्या एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये फिर देती है MRTP कमीशन को। अब बात आती है कि MRTP कमीशन में है कौन कौन से लोग बैठते हैं, ठीक है, और कितने लोग बैठते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? कुणाल अहमद? नो मैम। चलिए अब कमीशन में आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड्स इट्स पावर अंडर सेक्शन 5 ऑफ MRTP एक्ट एज पर द MRTP एक्ट कमीशन। अब इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन? ऑफ अ चेयरमैन नॉट लेस देन 2, यानी चेयरमैन होंगे 2 से कम नहीं होने चाहिए और 8 से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 2 to 8 चेयरमैन होने चाहिए यहाँ पे। और चेयरमैन की भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिक्स की गई है। द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन who has been or is qualified to be a judge of the high court or a supreme court, ठीक है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन है चेयरमैन के लिए, ठीक है। MRTP कमीशन के चेयरमैन होने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? a one time tenure of the office of a member is fixed for 5 years subject to renewal, ठीक है, 5 इयर्स तक, मतलब जो भी चेयरमैन रहेंगे वो 5 इयर्स का टेन्योर है उनके पास, ठीक है। उसके बाद however no member can hold office for more than 10 years or beyond reaching age of 65, ठीक है, एज 65 यहाँ पे फिक्स किया गया है। जो 65 एज तक पहुंच गए हैं वो आगे ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, उस पोजीशन पे नहीं रह सकते, ठीक है। या तो एक तो 5 इयर्स और अगर रिन्यू हुआ तो मैक्सिमम 10 इयर्स और या नहीं तो 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये है इसका एज का लिमिटेशन। फाइन, ये था आपका MRTP कमीशन और डायरेक्टर जनरल, दो गवर्निंग बॉडी। ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चेयरमैन क्या मतलब? नहीं समझे। 5 साल के लिए मतलब सिर्फ वो पोजीशन पे रह सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऑफिस ऑफ अ मेंबर इज फिक्स फॉर 5 इयर्स सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। कहने का मतलब है सर्टेन चेंजेस भी हो सकता है, और अगर रिन्यू, जैसे मान लीजिए हम 5 साल के लिए बने, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, 5 इयर्स के लिए होते हैं, री इलेक्शन होता है फिर वही बनते हैं ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 5 इयर्स तक है उनका टाइम पीरियड। फिर अगर मान लीजिए उन्हीं को वो पोजीशन दिया जा रहा है तो मैक्सिमम आप 10 इयर्स तक रख सकते हैं, ठीक है, यानी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए और रख सकते हैं, या 65 इयर्स ऑफ एज अगर पूरा हो जाता है तब तक के लिए ही आप रख सकते हैं, ठीक है। 10वां से 11वां साल नहीं होगा,
एक ही जन Yes, को ma'am. आप 2 बार यानी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा अपॉइंट तीसरी बार अपॉइंट नहीं कर सकते, वो है इसका मतलब। ठीक है, Yes, ma'am. अब आइए बात करते हैं पावर्स ऑफ कमीशन की, यानी कमीशन के पास पावर क्या क्या दिया गया है। तो सेम एज सिविल कोड को जो पावर दिया गया, पावर ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या है। सबसे पहला, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी विटनेस को, समनिंग मतलब होता है बुलाना, किसी भी विटनेस को बुलाने का पावर है उनके पास। ठीक है, जिसको चाहे कोई भी विटनेस, क्या हुआ विटनेस का हिंदी, गवाह गवाह। गवाह ma'am. गवाह, हाँ, गवाह को कभी भी बुलाया जा सकता है, ये पावर उसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिबल एज एविडेंस। ठीक है, कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट, अब जैसे मान लीजिए अपने अकाउंट बुक जनरली कोई नहीं चाहता है देना, ठीक है, तो ये वो ऐसा नहीं कर सकता कि आप मांग रहे हैं और आप नहीं देंगे, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप कमीशन अगर मांग रहा है तो कमीशन के पास है वो पावर, वो दिया गया है कि वो मटेरियल मांगे और आपको देना होगा, वो दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो भी आपका एविडेंस दे रहे हैं वो एफिडेविट करवा करके आपको देना होगा। ठीक है, मतलब आपको देना होगा, मतलब जो कल्प्रेट है उसके बारे में बात हो रही है। पावर है कमीशन के पास कि वो आस्क कर सकती है, मांग सकती है। ठीक है, रिक्विजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। ठीक है, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड वो उठा करके चेक कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इशूइंग ऑफ एनी कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, कोई भी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो भी एक्शन हो सकता है वो ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड consequences ऑफ नॉन अपीयरेंस। मान लीजिए किसी को हाजिर होने के लिए बोला गया, ठीक है, एक तो होना पड़ेगा और अगर नहीं होते हैं तो उसका भी सर्टेन consequences है। ठीक है, वो एक्शन वो डिसाइड करेगी कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो consequences ऑफ नॉन अपीयरेंस वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पावर है, proceeding before the commission are deemed as judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of IPC। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, आईपीसी हो गया आपका इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसके तहत क्या बोला गया है कि अगर आप कोई सर्टेन प्रूफ अगर आप गलत तरीके से पेश करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं और अगर आप पकड़े गए तो अगेन आपको इम्प्रिजनमेंट भी है, यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया। ठीक है, इसीलिए किसी भी तरीके से आप कोई भी सबूत को मिटाने का या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश अगर करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट है, ये दिया हुआ है आईपीसी सेक्शन 93 228 में। Fine. Next is to require any person to produce before it and to examine and keep any book, accounts or other document relating to trade practice in its custody। ठीक है, अपने कब्जे में ये सारा डॉक्यूमेंट रखने का पावर उनके पास है, चाहे वो बुक ऑफ अकाउंट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो चाहते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन with respect to trade practice as may be required or such other information as may be in his possession in relation to trade carried on by any other person। जो भी information उनको चाहिए वो information seek कर सकते हैं। Fine. Next one is to authorize any of its office to enter and search any undertaking। कोई भी undertaking, कोई भी organization के अंदर जा करके वो ऑथराइज है कि सीख कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो लगता है ना आपका इनकम टैक्स का छापा वगैरह पड़ता है, तो बस वारंट चाहिए, घुस गए, चेकिंग कर लिए, तो वो सेम पावर इनके पास भी है कि ये अथॉरिटी उनको दिया गया है कि वो कहीं भी तलाशी ले सकते। ठीक है, कोई बुक ऑफ अकाउंट को सीज कर सकते हैं, ये भी पावर है। सीज एनी बुक्स और पेपर रिलेटिंग टू एन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच द इंक्वायरी इज मेड। If the commission suspect that such books or paper are being or may be destroyed, मल्टीलेटेड, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटेड। ठीक है, ये सब अगर लगेगा कि कोई कोशिश कर रहा है डिस्ट्रॉय करने का, किसी भी तरीके से फॉल्सिफाई करने का, तो वो सीज कर सकता है। फाइन। फिर है कमीशन हैज पावर टू ऑर्डर कंपनसेशन एंड डैमेज। ठीक है, कंपनसेशन एंड डैमेज के लिए भी वो ऑर्डर कर सकता है, पावर है उसके पास। इफ अ पर्सन इज फाउंड आफ्टर इंक्वायरी टू बी इंडल्ज्ड इन, ये तीनों चीज में
यूटीपी, एमटीपी, आरटीपी में अगर इंडल्ज पाए गए तो कंपनसेशन एंड डैमेज के लिए भी मांग हो सकती है। ठीक है, अब आ जाइए रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ कमीशन। देखिए अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो पावर था, लेकिन सबको पावर के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एमआरटीपी कमीशन या फिर जो भी जुरिस्डिक्शन है उसका वो कहाँ था वो हम देखें, लेकिन सब पे ये अप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आपका नॉन अप्लीकेबिलिटी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, इस पे आपका एमआरटीपी कमीशन का कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट एक्ट के द्वारा अगर कोई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये आप लोग का जानना जरूरी है, इसलिए लिख लीजिए नॉन अप्लीकेबिलिटी। नॉन अप्लीकेबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी एंड अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी पहला है, गवर्नमेंट कंपनी एंड अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हो गया। यस मैम। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, कंपनी स्टैब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट। कंपनी स्टैब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट, यहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यस मैम। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा एमआरटीपी एक्ट। थर्ड पॉइंट, ट्रेड यूनियन। यस मैम। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंपनी को ले ली है, ठीक है, अंडरटेक कर ली है, तो अगेन उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, कंपनी विच हैव बीन taken over by central government, which have been taken over by central government. यस मैम। और अगर कोई कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपनी ओन्ड बाय, अगर कोई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहां पे भी एमआरटीपी नहीं होगा लागू। तो कंपनी ओन्ड बाय रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और लास्ट होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है, इस पे लागू होगा। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन अप्लीकेबिलिटी है, यहाँ पे एमआरटीपी का जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये पढ़िए, ये समझ में अब आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ कमीशन। पढ़िए अमित, एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे देखिए। यस मैम। The commission cannot restrict any right attached to a patent. Commission cannot order in respect of condition attached by a patent holder to his licensee in India. Firms engage in production, supply, distribution, or control of goods for exclusively export cannot be restrained by commission. Trade unions and government undertaking engage in defense production doesn't come under the purview of MRTP Act. Judgments of High Court are binding on MRTP Commission. MRTPC has no power to impose penalty. It can only issue cease and desist order. It can order compensation. रुक जाइए। तो क्या क्या हम लोग देखें यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है कमीशन के ऊपर, कौन कौन से पावर का रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहला, पेटेंट होल्डर पे कोई एक्ट उसका काम नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकते वो अगर पेटेंट होल्डर हैं आप। नेक्स्ट है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी कंपनी है तो अगेन वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन ऑलरेडी जानते हैं। फिर और क्या है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो जजमेंट एमआरटीपी कमीशन को फॉलो करना होगा।
ठीक है। और पेनल्टी का जिम्मा मतलब आप पेनल्टी नहीं कर सकते, किसी को पेनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप सीज और डिसिस्ट करने का मतलब क्या है, या तो आप जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह सीज करने का है, Yes. ठीक है, ये सब चीज आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस रोकने का आप कर सकते हैं ऑर्डर पास, लेकिन आप पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते, Yes. ठीक है। ये था इसमें पहला रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़िए, सेकंड पारा। MRTP Act was implemented in view of the Indian political ideology of socialism. Its basic objective was to restrict the concentration of economic power by restricting and controlling the big companies, but in reality, it restricted and controlled the growth of Indian economy. If we see the development in up to 1990, we will find the most of the big business was in the hand of few businesses houses of India. They could only manage to get license for manufacturing. Restriction on expansion resulted in the low level of production, which resulted in a high cost of production and short supply, both of which are detrimental to the customer. as an economic power in Asia at the time of freedom in all the sector soon remain way behind to even very small economies as South Korea and Japan. In view of all these 1991 liberalizations, Montevideo removed those sections of the MRTP Act that required large undertaking to seek permission from the government before initiating any activity. The current version of the MRTP Act merely allows for the possibility of the government dividing undertaking or serving interconnections if it feels that such an action is in the public interest, and the role of the MRTP commissions remain confined to providing a suitable report if asked to provide one. Government introduce competition bill which is more suitable in change scenario. ये सिनारियो किस सिनारियो की बात हो रही है, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो एलपीजी इंट्रोड्यूस होने के बाद ये एमआरटीपी कमीशन ऑलमोस्ट वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करने लगा, ऑब्सोलेट होना शुरू होने लगा, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं था। तो फिर आपका बिल पास हुआ, कंपटीशन बिल, और ये था आपका कौन थे उस वक्त फाइनेंस में, एफएम थे, अरुण जेटली थे फाइनेंस में से, 2001 में है ना, अरुण जेटली थे, ठीक है, वो ये बिल पास करवाए थे। फाइन। तो अब हम लोग को जानना है कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन कमीशन, अभी जैसे मान लीजिए एमआरटीपी कमीशन है, की जगह कंपटीशन कमीशन आ गए थे, लेकिन अब हम लोग को जानना है कंपटीशन एक्ट, ठीक है। और जब हम एक्ट जान लेंगे तब इजिली हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे आखिर क्या क्या कमी थी जो कि हमको एमआरटीपी एक्ट छोड़ करके आपका कंपटीशन एक्ट पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक दीजिए कंपटीशन एक्ट, आप लोग टॉपिक दीजिए कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 इज मीन्ट, इसमें बस एमआरटीपी कमीशन तक ही दिया, एमआरटीपी एक्ट तक ही दिया हुआ है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट लिख लीजिए 2002 इज मीन टू क्रिएट अ कमीशन, इज मीन टू क्रिएट अ कमीशन दैट प्रिवेंट्स एक्टिविटी which adversely affect competition and initiate and sustain competition in the industry. Full stop. मैम लास्ट वाला रिपीट कीजिएगा। Competition Act 2002 meant to create a commission that prevent activities which adversely affect competition, and initiate and sustain competition, in the industry.
full stop. Further, it aims at protecting consumer interest, and corroborating, corroborating, corroborating freedom of trade. ठीक है, कमीशन यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज को बैन करने की बात की थी, जैसे लिखिए बैन सर्टेन एग्रीमेंट, इसमें पॉइंट लिखिए बैन सर्टेन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट विच आर, इसके अंदर लिखिए एग्रीमेंट विच आर एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, एंटी competitive in nature, are prohibited. It includes, पहला लिखिए tie in cells या tie in arrangement, tie in, TIE, tie in arrangement. कुणाल, tie in cell पता है आपको क्या है? What ma'am? tie in cell पता है आपको क्या है? बता दीजिए. No, हाँ ma'am. मैम टाई इन सेल हो गया मैम, जो खरीदने जा रहे हैं उसके साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट ऐड कर देता है जैसे. आपके ऊपर कंपल्सन कर रहा है कि Yes, आपको ये ma'am. भी खरीदना होगा. ठीक है, आटा खरीदने के लिए गए, आपको बेसन भी खरीदना होगा, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा. ठीक है, गैस सिलेंडर खरीदने के लिए गए, गैस स्टोव भी खरीदना पड़ेगा. खरीदना पड़ेगा इन सेंस आप फ्री नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए चार्ज ले रहे हैं. ठीक है, आप डव शैम्पू खरीदने के लिए गए, डव कंडीशनर भी लेना होगा. तो ये सब क्या है? टाई इन सेल, कि आपके ऊपर कंपल्सन डाला जा रहा है कि जबरदस्ती मेरा कंडीशनर नहीं लगाते, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ शैम्पू चाहिए. लेकिन नहीं, आपको टाई इन सेल कर दिया गया है. ये बेसिकली इस टर्म का ये मतलब हुआ. ठीक है, तो वही इस चीज को बैन कर दिया गया. कंपटीशन बिल जब पास हुआ, ये सारे एक्टिविटी को पे बैन लगाया गया कि आप इस तरीके से कंपल्सन नहीं डाल सकते. नंबर 1. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रिफ्यूजल टू डील, रिफ्यूजल टू डील. फिर एक ये भी पढ़े थे ना हम लोग, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जो मिनिमम मैक्सिमम आप रिटेलर को दे देते हैं कि इससे कम में नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा में बेच नहीं सकते, था ना हामिद? यस मैम. उस पे बैन लगाया गया, वो भी लिख लीजिए, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. कुणाल, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इसी को कहते हैं. जैसे मान लीजिए आप बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, आप अपने डीलर को बोल रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए 20 रुपए का सामान लेके गए, अब वो डीलर की मर्जी होनी चाहिए ना कि 20 रुपए से कितना कम वो बेचेगा या कितना ज्यादा वो बेचेगा. ऑब्वियसली ज्यादा नहीं बेचेगा, लेकिन 2 रुपए का प्रॉफिट भी तो कमाएगा. लेकिन नहीं, मैन्युफैक्चरर ये फाइनलाइज कर देते हैं कि आप इससे 10 रुपये से नीचे नहीं और 20 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते. ठीक है, या 25 रुपये से ऊपर आप बेच नहीं सकते. इस तरीके से फाइनलाइज करके मैन्युफैक्चरर ही दे देगा, डीलर के पास ये राइट नहीं है. ठीक है, Yes, ma'am. तो वो हो गया आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, उस पर भी बैन लगाया गया. अब नेक्स्ट लिखिए, मतलब जैसे आप बैन एग्रीमेंट लिखे थे वैसे ये पॉइंट सेकंड हो जाएगा आपका, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, बैन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट के अंदर ये सारा था. अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर लिखिए, इट इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज, it includes activities such as limiting production of goods, limiting production of goods or services, comma,
The imposition of unfair condition or engaging in such activities which lead to denial of market access, हो गया। Ma'am, which lead to डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस मतलब मना कर दिया जाएगा आपको मार्केट एक्सेस करने से। एक्सेस मतलब क्या, आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बाद ये थर्ड नंबर होगा, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब किसी को मतलब उसके साथ अटैच कर देना। जैसे मर्जर एक्विजिशन ये सब Yes, होती है ma'am. ना कंपनी की, तो वही चीज को रेगुलेट ma'am. करने की बात यहाँ पे हो रही है। चाहे आप मर्जर करवा रहे हैं, एक्विजिशन करवा रहे हैं, ये सबको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। चाहे एमलगमेशन हो रहा है, फाइन। तो ये लिख Yes, लीजिए, ma'am. विच इज लाइकली टू adversely affect the competition, adversely affect the competition। वन ईयर गारंटी या 2 ईयर गारंटी अगर आप दे रहे हैं या 5 ईयर गारंटी दे रहे हैं, तो फिर उतना वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप गारंटी बोल रहे हैं तो फिर 5 साल के बाद अगर आपके पास जा रहे हैं या 5 साल से पहले जा रहे हैं तो वो सर्विस दीजिए आप, ठीक है। 5 साल के बाद अगर हम जा रहे हैं या Yes, पहले ma'am. अगर खराब हो रहा है अगर हम जा रहे हैं तो आप वारंटी बोले तो करिए वारंटी। सेकेंड हैंड गुड्स आप ले रहे हैं, उसके बाद आप सेल कर रहे हैं नया के जैसा, ठीक है। ये लैपटॉप है, अभी अच्छे से पैक वैक करके अगर मैं सेल कर दूं एकदम नया बोल करके, तो ये गलत होगा ना, है ना। Yes, तो ma'am. ये सब एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कोई सर्टेन सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलना चाहिए, उसके बदले आप चार्ज ले रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इसका तो चार्ज है ना। तो ये सब क्या चीज हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग किराने का सामान मंगाते हैं, तो जो बगल वाला दुकान है हम लोगों से डिलीवरी चार्ज नहीं लेता, लेकिन यही कुछ अगर डिलीवरी चार्ज करना शुरू कर दे, लेता भी अमेजोन वगैरह लाने का करता है ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर लोकल वाला कोई करना शुरू कर दे, अगर एक करेगा तो सब करेगा ना, Yes, ma'am. ठीक है। इस तरीके से कोई भी ऐसे सर्विस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए लेकिन उसका चार्ज एसोसिएट कर रहा है, आपसे चार्ज ले रहा है, तो वो सब अनफेयर में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये सबको एक लाइन में लिख दीजिए, मतलब याद रखने के लिए। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, ठीक है, इन सब में अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, गारंटी वारंटी में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, मैम यहाँ पे एक लाइन है, प्रेजेंटिंग दैट द गुड्स आर सर्विस हैज स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप वाला मतलब नहीं समझ। हाँ स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे सेलिब्रिटी लोग स्पॉन्सर करता है ना कोई चीज को, तो आप अब बता रहे हैं कि ये स्पॉन्सर किया है जबकि एक्चुअल में वो स्पॉन्सर किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज आप कुछ भी गलत आप बता रहे हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। और देखिए, नो मैम, ठीक है मैम। ठीक है। तो अभी फिलहाल रीड करके देखिएगा, मॉड्यूल दोनों के पास है Yes, ma'am. कुणाल, यस मैम।
ठीक है, एक बार रीड करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा फिर पूछ लीजिएगा। कंपटीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू। हम लास्ट